सुबह टेलीफोन की घंटी बजते ही उधर से फोन पर एक आवाज दीनदयाल जी को सुनाई दिया। भाई साहब, हम लोग आज शाम 5 बजे आपके वहां जा रहे हैं। पहले से सूचित कर दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सोहन भी हमारे साथ आ रहा है। हम अपने साथ पंडित जी को भी ला रहे हैं। वहीं पर आज दिन तारीख बैठा लेंगे तो ठीक रहेगा। विद्याधर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आप लोग आइए, हम तब तक सारी तैयारी कर लेंगे। इतना कहकर दीनदयाल जी फोन रख दिए। पारोमिता एक खुशमिजाज, मिलनसार, गृह कार्यों में दक्ष, सुंदर, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की है। जब लड़के वाले पहली बार देखने आए थे तब उसके अंदर जितने भी गुण थे उनको परख लिया था। उनके अनुसार एक लड़की में जितने गुण होने चाहिए उनसे कई ज्यादा गुण उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। पारोमिता के रिश्तेदार कहते हैं, हमारी पारोमिता तो ससुराल में रानी बनकर रहेगी। ऐसा रूप गुण कहाँ देखने को मिलता है। इतनी सुशील लड़की वहां जाकर घर उज्जवल कर देगी। हाँ, हमारी पारोमिता जैसी लड़की मिलना आज के मॉडर्न जमाने में बहुत ही मुश्किल है। ससुराल वाले की तो किस्मत अच्छी है कि हमारी पारोमिता उनके घर जा रही है। उन लोगों के तो भाग्य ही खुल गए। पारोमिता की मौसी लड़के वाले जब पहली बार देखने आए थे तब कहा था, आज दीनदयाल जी की इकलौती लाडली सबसे बड़ी बेटी पारोमिता को लड़के वाले फिर से देखने आ रहे हैं। वैसे तो विद्याधर जी और उनकी पत्नी सावित्री जी को पारोमिता पसंद थी, पर लड़के के मामा जी ने अभी तक लड़की नहीं देखी थी, इसलिए आज उन्हें लेकर विद्याधर जी आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि मामा जी ने अभी तक लड़की नहीं देखी है, इसलिए आज वो लड़की भी देख लेंगे और लेन देन की बात भी लगे हाथों कर लेंगे। घर के सामने टैक्सी के रुकने की आवाज से दीनदयाल जी समझ गए कि लड़के वाले आ गए हैं। उन्होंने दरवाजा खोला और सबको अंदर निमंत्रित किया। सुबह पापा से सोहन और उसके परिवार वाले पारोमिता की शादी की तारीख फिक्स करने के लिए आने वाले हैं। इस बात को सुनकर पारोमिता बहुत खुश हुई। अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर वह तैयार हुई। उसने बहुत जतन से मेकअप किया। मेकअप करके बालों को खुला छोड़ दिया। आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर आज पहली दफा पारोमिता थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही थी। जब पारोमिता को उनके सामने लाया गया तो सोहन और उसके माँ बापूजी और मामा जी एक टक उसे देखते रह गए। दीनदयाल जी ने उन लोगों की खूब खातिरदारी की। लड़के के मामा जी को लड़की बहुत पसंद आई। कुछ देर बाद मामा जी ने सोहन और पारोमिता से कहा, बेटा तुम लोग छत पर जाकर बातें करो, हम लोग आपस में कुछ जरूरी बातें निपटा लेते हैं। पारोमिता सोहन को लेकर छत पर चली गई। इधर सुमित्रा जी कहने लगी, भाई साहब आपको भी लड़का पसंद है और हमें भी आपकी बिटिया पसंद है। अब लेन देन की बातें कर लेना ही बेहतर होगा। दरअसल ये सब बातें सोहन के पिताजी को करना चाहिए था, पर वे घर के किसी भी मामले में अपना राय नहीं देते हैं, इसलिए मैं लेन देन की बातें कर रही हूँ। विद्याधर जी चुपचाप बैठकर अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे और सिर हिलाकर उनकी बातों को सहमति दे रहे थे। दरअसल बात यह थी कि घर में सुमित्रा जी की ही चलती थी। विद्याधर जी तो नाम मात्र के मुखिया थे। सुमित्रा जी का निर्णय उस घर में आखिरी निर्णय माना जाता था, इसलिए आज सुमित्रा जी ही लेन देन की बातें करने में खुद को योग्य मान रही थी और उन्होंने विद्याधर जी को लेन देन के बारे में बातें करने से पहले ही मना कर रखा था। सुमित्रा जी कहने लगी, मेरा एकमात्र बेटा एकदम हीरा है, हीरा, और इस दौर में तो सरकारी नौकरी भी कर रहा है। आजकल सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिलना बहुत कठिन हो गया है भाई साहब। इतना ही नहीं, मेरा लड़का तो कोई नशा भांग भी नहीं करता है। मैं अपने बेटे की तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर यह सच है कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है। आप अगर हजारों लड़के देखें तो मेरा बेटा उसमें से सबसे अलग है। लाखों में ऐसा लड़का मिलना दुष्कर है, इसलिए हम लोगों की डिमांड थोड़ा ज्यादा ही है। दीनदयाल जी बोले, अच्छा ठीक है, आप लोग कहिए कि आपकी मांगे क्या क्या है। पारोमिता मेरी इकलौती बेटी है, मुझसे जितना संभव हो सकेगा मैं उतना जरूर करूँगा। सुमित्रा जी अब बोली, आपकी बेटी को एक 4 चक्के की गाड़ी, 5-6 लाख रुपए कैश, 10 से 12 भरी सोना और खाट, पलंग, अलमारी, फ्रिज, ये सब माता पिता तो वैसे भी अपने बेटे को देते ही हैं। यह सब देने से ही काफी है, और यदि आप अपने दामाद को और भी कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुमित्रा जी की मांगे सुनकर दीनदयाल जी कहने लगे, इन सब में तो लगभग 25 से 30 लाख का खर्च आराम से आ जाएगा। मैं आपकी हर मांगे पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर आपको मेरी वो शर्त मंजूर है तो मैं आपके कहे गए सारे डिमांड्स पूरा कर दूंगा। सुमित्रा जी बोली, कहिए आपकी क्या शर्त है।
पारोमिता के पिता कहने लगे, शादी के बाद आपका बेटा हमारा घर जमाई बनकर रहेगा। बीच बीच में आप लोग आकर अपने बेटे बहू को देखकर चले जाइएगा। आपके बेटे को जो भी जरूरत होगी हम इस घर में पूरा कर देंगे। आपके बेटे को हमारे इजाजत के बिना आपके घर जाने से रोक होगा। जिस क्षण से मैं अपना सर्वस्व देकर आपके बेटे को खरीदूंगा उसी क्षण से आपके बेटे पर पूरा अधिकार मेरा होगा। वो मेरी हर बात का पालन करेगा, क्योंकि आपका बेटा तो एक बिकाऊ उत्पाद है जिसे हमने 25 लाख रुपए दहेज देकर खरीदा है। आप अपने बेटे को बेच रहे हैं और हम उसे अच्छी कीमत देकर खरीद रहे हैं, और खरीदा हुआ सामान तो अपने ही घर में लेकर आना होता है। हमारा रिश्ता तो एक क्रेता और विक्रेता के समान ही है। क्या ठीक कहा ना मैंने? लड़की के पिता से यह सब बातें सुनकर सुमित्रा जी बौखला गई और बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमें अपने घर बुलाकर इस तरह हमारा अपमान करेंगे। अगर हमें पहले पता होता इस तरह से आप हमें बेइज्जत करेंगे तो हम यहाँ पर अपने लड़के के रिश्ते की बात कभी ना चलाते। अब अपना भाषण बंद कीजिए आप। पारोमिता छत से अब तक नीचे उतर आई थी और सुमित्रा जी और अपने पिताजी की सारी बातें वह सुन ली। मेरे पापा ने आपके बेटे को 25 लाख दहेज देकर खरीदा है। इस रिश्ते को तो आपने ही एक क्रेता विक्रेता का रूप दिया है। आपने ही तो मेरे पापा के सामने शादी की इतनी सारी शर्तें रख दी है, और अब जब मेरे पापा आपके सामने एक शर्त रख रहे हैं तो आपको अपनी इज्जत की पड़ी है। मेरे पापा ने यह शर्त रख कर कोई भी गलती नहीं की है। आप शर्त रखें तो वो ठीक है, तब मेरे पापा अपमान के पात्र नहीं है, पर जब मेरे पापा आपके सामने शर्त रख दिए तो आपका अपमान हो गया। ये कैसी बात हुई? अगर मुझे पहले से पता होता ना कि आपका परिवार इतना लालची है तो मैं खुद ही इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करती। सोहन के शांत स्वभाव को देखकर मुझे तो लगा था कि आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन मैं गलत थी। आज आपकी बातें सुनकर मुझे पता चल गया है कि आप कितना नीचे गिर सकती हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब आपकी ऐसी हरकतों को देखकर कोई भी लड़की वाला आपके बेटे से शादी करने के लिए राजी नहीं होगा, और आपको अपने जेब से लड़की वालों को पैसे देकर अपने बेटे का ब्याह कराना होगा। आप लोगों को मेरे पिताजी ने अभी तक पुलिस के हवाले नहीं किया, ये आपका सौभाग्य है। सोहन और उसके परिवार का सिर नीचे झुक गया था। उनके मुंह में तो शब्द ही नहीं थे कि वो कुछ कहें। अब पारोमिता के पिता ने कहा, सुनो, आपके जैसे लालची लोगों के कारण ही आज समाज में बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। न जाने कितनी लड़कियां इस दहेज प्रथा की बलि चढ़ाई जा रही है। आजकल दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही समान अपराध है। आप जैसे लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, जिससे कि समाज में बेटियों को इस तरह से इस प्रथा का शिकार न होना पड़े। इतना सब सुनकर और एक पल भी देरी न करते हुए सोहन और उनके परिवार वहां से रफू चक्कर हो गए। पास खड़ी पारोमिता की माँ वसुधा जी ने कहा, ठीक किया जो इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इन्हें तो मैं पुलिस के हवाले कर देती। ऐसे परिवार तो हमारे समाज के लिए एक कलंक है। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।